गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी सीरीज का एक और नया वीडियो जिसमें हम आधुनिक चित्रकला यानी कि पुनर्जागरण जो चित्रकला थी हमारी भारतीय उसको देखेंगे। इसमें जैसे आधुनिक चित्रकला शैलियों में हमारी तंजौर, उड़ीसा, बंगाल आदि के जो चित्रण हैं उनको देखेंगे, कंपनी शैली को देखेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो कि कुछ हमारे कला महाविद्यालयों की स्थापना हुई थी उन सबको देखेंगे और उनके द्वारा कुछ चित्रकार प्रमुख चित्रकारों को, और जो पुनर्जागरण काल के जो प्रमुख प्रणेता हैं हमारे राजा रवि वर्मा जी और ईवी हैवल तथा अवनी बाबू जी। तो अवनी बाबू जी को जब हम बंगाल कला का देखेंगे उसके साथ देख लेंगे, लेकिन आज हम राजा रवि वर्मा जी और ईवी हैवल, इन दोनों महान विभूतियां जिन्होंने की कला के पुनर्जागरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है हमारी तंजौर शैली। बहुत छोटी छोटी शैलियां हैं, दो तीन। तो तंजौर शैली क्या है? चोल राजाओं के द्वारा जो संरक्षित तंजौर प्राचीन कला से ही कला का केंद्र रहा है। तंजौर जगह जिसे तंजावुर पहले कहते थे, ये तंजौर या तंजावुर दोनों एक ही है। पहले तंजावुर नाम था, उसी का नाम परिवर्तित नाम तंजौर है। तो ये क्या प्राचीन काल से ही कलाओं का केंद्र रहा है। 1833 से 55 के बीच जो राजा शिवाजी के काल में 18 कलाकारों के परिवार को राजाश्रय मिला हुआ था। कितने? 18 कलाकार के परिवारों को। और ये जो प्रमुख चित्र क्या थे इनके? हाथी दांत तथा काष्ठ फलक पर चित्राकृतियां बनाई। इसके लिए ये कला बहुत ही फेमस है। कौन सी? हाथी दांत तथा चित्रफलक के लिए। फिर चित्रों में उभार का प्रभाव दिखाया जाता था और सोनों के पत्रों, सोने के जो पत्र हैं तथा बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग, जैसे सोने के जहां पे भी आभूषणों को दिखाया गया, वहीं पे जहां पे अगर सोने के आभूषण, तो सोने के आभूषण में रंग की जगह पतले पतले सोने के पत्रों का प्रयोग किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थरों यानी कि आभूषणों में जैसे नग या फिर कुछ दिखाने हैं तो वहां पे पत्थरों का प्रयोग। बाल कृष्ण एक बहुत ही फेमस चित्र है जो कि तंजौर कला का सबसे उत्तम उदाहरण है। क्या है? बाल कृष्ण, कृष्ण के बाल रूप को। तैल ऑयल पेंट का भी प्रयोग किया गया है। और भारत में ऑयल पेंट के जनक कौन हैं? राजा रवि वर्मा जी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इस राजवंश के साथ साथ कला का भी अंत हो गया। जैसे राजा शिवाजी की मृत्यु हुई तो इस राजवंश का भी समाप्त हो गया और जो कला थी तंजौर शैली उसको भी पतन हो गया। अब ये वाला है बाल, ये राधा और कृष्ण का है। इसमें ये जो साइड में जितने भी लगे हुए हैं ये क्या है? सोने का पत्थर लगा है। देखिए ये जो आभूषण में भी बीच में दिखाए गए हैं क्या है? सोने के पत्थर दिखाए गए हैं। सोने के पत्थर लगे हुए हैं। जितने भी आभूषणों में ये पीले पीले जो दिख रहे हैं वो क्या है? सारे सोने के पत्थर लगाए गए हैं। 2007-8 में भारत सरकार द्वारा इस कला शैली को क्या दिया गया है? जीआई टैग। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और अधिकांश जो चित्रण है उनका विषय क्या रहा है? हिंदू देवी देवता। अधिकांश चित्रों के हिंदू देवी देवता, ज्वलंत रंग एवं सरल प्रतीकात्मक रचना की गई है। फिर दक्षिण भारत के विजयनगर, नायक वंश तथा मराठा राजवंश का भी प्रभाव। यानी ये क्या है? जो तंजौर शैली है इसमें विजयनगर साम्राज्य का भी पड़ा है, नायक वंश का भी इस शैली पे प्रभाव है तथा मराठा के जो राजवंश है उनका भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये जो चित्रकार थे वो अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पे क्या थे? रहते थे। अगली हमारी मैसूर शैली। तो मैसूर शैली मैसूर राज्य के एक भिन्न प्रकार की शैली का विकास हुआ। मैसूर राज्य में एक भिन्न प्रकार, साउथ की जो अलग शैलियां थी उनसे एक अलग सी शैली उनके लिए एक मैसूर शैली। ये राजा कृष्णराज जी के संरक्षण में पनपी और दरबारी कलाकारों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। यानी दरबार की जो कलाकार थे, दरबारों की जो भव्यता को उनको अधिक। कृष्णराज स्वयं एक विषय को अनेक कलाकारों द्वारा चित्रित करवाते थे। जो कृष्णराज थे वो एक ही विषय पे कई कलाकारों से चित्रित करवाते थे।
फिर आ गई कालीघाट या बाजार शैली। अब कंपनी शैली को ही बाजार शैली कहते हैं, कालीघाट शैली को ही बाजार शैली कहते हैं। कालीघाट शैली क्या है? बंगाल के पटचित्रण है। तो 19वीं शताब्दी में कालीघाट में एक नई चित्रण पद्धति चल रही थी। कालीघाट कहाँ? कोलकाता के जो काली मंदिर है वही कालीघाट। फिर चित्रों को मोटे कागज पर मजबूती के साथ कपड़ा चिपका कर तैयार किया जाता था, यानी कि जो उसके बेस थे, जो बनाया जाता था जिसपे चित्र, उसमें मजबूत कपड़े पे अच्छे से मोटे कागज चिपका के और उस पे चित्रण किया जाता था। यह कोलकाता के कालीघाट मंदिर के पास तथा बिकने के कारण इसे कालीघाट नाम पड़ा। क्या है? कोलकाता के कालीघाट मंदिर के आसपास बनाए जाते थे और वहीं पे बेचे जाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालीघाट। अब डब्ल्यू जी आर्चर जी ने इसका नाम बाजार पेंटिंग्स दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये कालीघाट के बाजार में बेची जाती थी। धार्मिक आख्यानों पर आधारित चित्र तैयार किए जाते थे, जो वहां के जो धार्मिक आख्यान थे उनपे। और श्यामाकांत बनर्जी के तंत्र योग, ये क्या उसके विषय हैं? वैष्णव पर हास्य एवं व्यंग, बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति और तारकेश्वर की स्कैंडल जैसी विषय वस्तुओं पर चित्रण हुए। क्या हुआ? इन पे चित्रण हुए। खनिज रंगों को टेम्परा विधि में गहरे तथा भड़कीले रंगों से चित्रित किया जाता था। रेखाएं क्या थी? लययुक्त, स्पष्ट यानी स्पष्ट और मजबूत तथा उभरी हुई। तो जो रेखांकन चित्रों का था वो एकदम लययुक्त, स्पष्ट और उभरी हुई थी। पृष्ठभूमि में प्रकृति एवं वस्तु, प्रकृति एवं वास्तु के प्रारूपों का चित्रण है। जो पृष्ठभूमि थे प्राकृतिक चित्र थे एवं वास्तु चित्र, वास्तु यानी कि घर महल आदि के चित्र बनाए गए थे। फिर इनमें क्या है? हुगली में मिदनापुर, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर आदि जगहों पे भी चित्रण का कार्य होता था तथा ये इसको लाके फिर कालीघाट के पास बेचा जाता था। अब अगला है उड़ीसा का पटचित्र। और ये जो कालीघाट की चित्र हैं वो बेचे किसको जाते थे? तो जो भी वहां पे तीर्थ यात्री या फिर जो पर्यटक आते थे उनको बेचे जाते थे, और वो इसे ले जाकर देश के अलग अलग कोने में उन्होंने फैलाया इस शैली को। फिर उड़ीसा का ये कालीघाट के जैसा है, ये उड़ीसा में एक स्थानीय शैली जो कालीघाट शैली एवं अन्य कला शैलियों का मिश्रण थी। ये क्या? 17वीं शताब्दी में ये उसी कालीघाट जैसी ही थी, लेकिन क्या थी? ये इसमें कुछ अलग से विशेषता थी। इसमें मुगल शैली का रेखांकन की बारीकी, दक्षिण शैली की अलंकारिता और अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था तथा विजयनगर शैली की आकृति विधान। इसमें देखिए कितनी शैलियों का मिक्सर है। इसमें कौन कौन सी शैली का मिश्रण है? ये मुगल शैली से इन्होंने रेखांकन पद्धति ली, दक्षिण जो दक्षिणी शैली थी उसे अलंकारिता, अपभ्रंश शैली से अंतराल व्यवस्था यानी कि भीड़ भाड़ ना होके बढ़िया से, और विजयनगर शैली से आकृति विधान यानी कि जो आकृतियां बनाई गई हैं वो क्या है? विजयनगर शैली से ली गई हैं। यह टाट तथा कपड़े पे बनते थे, लंबे लंबे टाट या कपड़े पे, जो टाट किससे? जूट के बनाए जाते। फिर विषयों में धार्मिक आख्यान थे जैसे गीत गोविंद, राधा कृष्ण आदि पे आधारित। अब इस कला के जो मूल संरक्षक कौन थे? तो महापात्र। महापात्र क्या है? उड़ीसा की जाति है, इस कला की मूल जाति है, यानी कि वही लोग ज्यादातर इसको बनाते थे। अब ये प्राचीन नाम में इसका क्या था? चरण चित्र। चरण चित्र क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। मनखा या यमपात आदि नाम से इसमें जाना जाता था। ये एक है चित्र राधा कृष्ण। ये किस में है? ये जूट के टाट पे बना हुआ है। ये देखिए इसमें फूल पत्ती बेलबूटों से खूब अच्छे से इसके चित्रण हाशिए को चित्रित किया गया है। सीमांक, अब इसमें देखिए दो, एक बीच में काले रंग की ऐसी रेखाओं से सीमांकन, एक तो सीधी है और एक ऐसे वर्तुलाकार रेखाओं से सीमांकन है। कितने अच्छे से पेड़ को दिखाया गया है, उसके पत्तों को। अब आ गई हमारी पटना या कंपनी शैली, या इसे भी बाजार शैली भी इसे भी कहा जाता था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो 19वीं शताब्दी में एक छोटे से काल अवधि में पूर्व मध्य भारत में इसका विकास हुआ, यानी कि कहाँ पे? ये जब अगर हम भारत का ऐसे नक्शा बनाते हैं
जब ये भारत का ऐसे नक्शा बनाएंगे, तो ये पूर्व मध्य, अगर हम इसको चार पार्ट में बांट देते हैं, जैसे मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये बन गया। तो पूर्व ये हो गया, और मध्य यानी कि ये बीच का, जो ईस्ट साइड के जो मध्य का भाग है, यानी कि इस समय क्या है यहाँ पे बिहार राज्य, और बिहार राज्य के पास क्या है, पटना। तो पटना जगह में इसका बोलबाला था, और इसके साथ साथ अन्य इसके आसपास के अन्य जगहों पे भी। फिर छोटे से काल में पूर्व मध्य भारत में इसका विकास हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा इसको संरक्षण मिला था। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल सिंगल फोटो, एक दो ऐसे फोटो बनवाते थे और उसे अपने साथ ले जाते थे। ये अर्ध यूरोपीय ढंग से लघु चित्र तथा व्यक्ति चित्र बनाने का प्रचलन था, और ये चित्र विदेशों में भेजे जाते थे, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी आते थे वो बनवाते थे और उसे अपने साथ लेके जाते थे। पश्चात चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित होते थे। जो वेस्टर्न चित्र थे वो क्या है, यथार्थ, यानी कि यथार्थ चित्र होते थे और वास्तविकता से, इसीलिए इस शैली को क्या किया उन्होंने, प्रश्रय दिया था, क्योंकि ये भी वास्तविक चित्र यानी उसी समय के चित्र बनाए जाते थे यथार्थवादी। चित्रों में गहराई, उभार और वस्त्रों का यथार्थपूर्ण अंकन था। फिर पौने दो चश्म चेहरों की अधिकता थी। इसमें क्या है, पौने दो चश्म चेहरों की। चित्रों को कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे। कंपनी के क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका प्रमुख केंद्र पटना होने के कारण इसका नाम कंपनी शैली या पटना शैली पड़ा। कंपनी शैली या पटना शैली। अब इसका विस्तार क्या था, नेपाल, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल तक जाता था। ये बिहार में तो था, इसके साथ साथ नेपाल सटा है, नेपाल में भी था, बंगाल सटा है, बंगाल में भी था। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र का। तो कुछ महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव था। फिर राजस्थान, अब देखिए महाराष्ट्र के साथ साथ फिर राजस्थान तथा उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव देखा गया, यानी वहां पे भी कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रमुख विषय में क्या है, व्यक्ति चित्र सबसे ज्यादा है, फिर पशु पक्षी का चित्रण है, सामान्य जनमानस के चित्र भी बनाए जाते थे। अब इसमें सामान्य जनमानस में जैसे मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते आदि प्रमुख थे। चित्रों में रेखांकन क्या है, कठोर और फीके रंग का प्रयोग हुआ है। रंग में क्या है, चटक की जगह फीके रंग, तैल तथा जल रंग, ये क्या है, इसको बोलते थे ऑयल पेंट, और इसको वाटर कलर का प्रयोग किया जाता था। भूरे, हरे और गुलाबी रंगों का प्रयोग हुआ है। फिर अखबार के पत्रों, हाथी दांत तथा कागज पर चित्रण कार्य होता था, और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कागज पे ही चित्रण हुए थे। इसके प्रमुख चित्रकार जैसे सेवक राम, लाला ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, हुसालाल, जयराम, झुमकलाल और फकीर चंद आदि क्या थे इनके। और चित्रों की प्रतिकृतियां, जो कोई चित्र लेके आता था अपने, उसकी प्रतिकृतियां भी बनाने का प्रचलन बहुत था। अब आते हैं हमारे कुछ कला महाविद्यालय, कला विद्यालय जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्थापित हुए थे। तो सबसे पुराना है हमारा मद्रास का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मद्रास। अब मद्रास का अब क्या नाम पड़ गया है, चेन्नई। तो सबसे प्राचीन कला महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1805 में, सॉरी 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने की। किसने, डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने की। और 1852 में सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया। ये किसमें, मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन में चलने लगा। फिर 1884 से 1892 तक ईवी हेवल जी, ईवी हेवल कौन थे, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल, ये क्या थे, इसके अधीक्षक थे। और 1928 में डीपी राय चौधरी के नाम से ज्यादा फेमस है, देवी प्रसाद राय चौधरी जी। इन्होंने सह आचार्य
1 साल तक सहाचार्य के रूप में तथा 1929 से 56 तक यहाँ पे प्राचार्य का पद संभाला था। फिर इसके बाद केसीएस पनिकर जी, केसीएस पनिकर जी भी एक प्रमुख चित्रकार थे। उन्होंने इसका कार्यभार संभाला और पनिकर जी ने ही मद्रास के निकट एक चोल मंडलम, क्या है चोल मंडलम, जिसे चोला मंडल भी कहते हैं, चोल मंडलम या चोला मंडल नामक एक गांव की स्थापना की है, जो कि चित्रकारों का गांव है। एक चित्रकारों के लिए एक गांव बसा है जिसमें हर प्रकार के चित्रकार आते थे, जिसमें मूर्तिकला के हों या चित्रकला के। अब कुछ जो प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, जिसमें से एक थे डीपी राय चौधरी जी, जो खुद इसी स्कूल से पढ़े हुए और फिर यहाँ पे एक प्राचार्य के रूप में भी थे। और ये मेन जो डीपी राय चौधरी जी है, इन्होंने किसमें, पहले इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ली थी, इससे अवनी बाबू से, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी से। फिर एस धन्नापाल जी थे, मूर्तिकला की शिक्षा इन्होंने ली। केसीएस पनिकर जी, के एम गोपाल, एस पी संथाराजन, जो कि ये तीनों क्या हैं, चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में इन लोगों ने शिक्षा ली। और के एल मुन्नू स्वामी और सुरेंद्र नाथ जी ने चित्रकला की शिक्षा इससे प्राप्त की थी। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। इसको क्या है 16 अगस्त 1854 में गरनहाटा में एक निजी कला विद्यालय के रूप में खोला गया था, यानी एक प्राइवेट कला के। इससे गैरिक महोदय 1959 में गैरिक जी को मुख्य शिक्षक के रूप में कार्यभार दिया गया 1959 में। बाद में 1859 में, फिर 1864 में ही सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया, यानी कि ये कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। फिर 1929 जून 1864 को हेनरी होवर लोके, जो कि बहुत फेमस कलाकार थे, इसका प्राचार्य बनाया गया इनको, और इसका नाम बदल के क्या रखा गया, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता कर दिया गया। अब लोक ने संस्था के लिए, ये क्या है, ये लोके, जो हेनरी होवर लोके थे, लोके ने संस्था के लिए एक अध्ययन पाठ्यक्रम की व्यापक योजना बनाई। इन्होंने एक कैरिकुलम बनाया बढ़िया से कि इस हिसाब से अब क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर 25 दिसंबर 1885 को लोके की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो एम साउमबर्ग थे, 25 दिसंबर 1885 को लोके की मृत्यु के बाद एम साउमबर्ग को नया प्रिंसिपल बनाया गया, और सहायक प्राचार्य के रूप में 1886 में एक इटालियन कलाकार ओ गिलार्डी या ओ गिलहार्डी भी बोलते हैं, ने इस पद को ग्रहण किया, इसको प्राचार्य के पद को। फिर 1892 में ही संस्था को भारतीय संग्रहालय से सटे, जो आज जहाँ पे वो कार्य कर रही है, अभी वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित कर दिया। भारतीय संग्रहालय है, उसके बगल में ही ये क्या है, कला विद्यालय चल रहा है। फिर लोके की मृत्यु के पास इसके बाद 1896 में जॉबिन अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल, पूरा नाम इनका क्या था, जॉबिन अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल, ईवी हैवल नाम से फेमस है। क्या है, ईवी हैवल, हैवल नाम से फेमस है ये। स्कूल का प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति की गई, और 1905 तक इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रहे 1905 तक। ये क्या 1896 से पहले कहाँ पर थे, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास में, इसके बाद यहाँ पे इनको लाया गया। उसके बाद पर्सी ब्राउन जी, फिर मुकुल चंद दे जी इसके प्राचार्य रहे। अब 1931 में मुकुल चंद दे जी ने त्रिमासिक पत्रिका, जिसका नाम था आवर मैगजीन, आवर मैगजीन किसने प्रकाशित कराया था, मुकुल चंद डे जी ने प्रकाशित किया। फिर अब यहाँ के प्रमुख छात्र कौन कौन थे, नंदलाल बोस जी, जामिनी राय, अतुल बोस, बीपी राय चौधरी, गोपाल घोष, चिंतामणि कर, सोमनाथ होर, आर्यन दास, गणेश पाइने, जोगन चौधरी, सुदीप रॉय, अशोक भौमिक, पुलक विश्वास और समीर मंडल आदि क्या थे, इसके प्रमुख चित्रकार थे। और यहाँ पे ये अवनी बाबू ने भी प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था। फिर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई,
अब जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ये पहले तो इसके नाम से ही वो है, इसका नाम जमशेदजी जे बॉय के नाम पे रखा गया, क्योंकि इन्होंने इसको 1 लाख रुपए देके 1 लाख रुपए का दान दिया था इस संस्था को शुरू करने के लिए। फिर 2 मार्च 1857 को इसमें विलियम जेरी जी द्वारा चित्रकला की पहली कक्षा शुरू की गई। 1857 का 2 मार्च। और 1865 में जॉन ग्रिफिथ्स को पहला प्राचार्य नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जॉन ग्रिफिथ्स किस स्कूल से संबंधित थे, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। पहले क्या था, ये बम्बई, अब इसका नाम मुंबई हो गया। फिर इस संस्था के इमारत के वास्तुकार, जो अभी जो इस संस्था के लिए जो बिल्डिंग बनाई उसके वास्तुकार कौन थे, तो जॉर्ज तिविग मोलाशी, और ये नियो गोथिक शैली में बना है। ये क्या है, भवन निर्माण की शैली। जब हम वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गोथिक एंड नियो गोथिक शैली, दोनों को पढ़ेंगे। फिर 1866 में सरकार ने इसे किसके, मुंबई प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, और 1919 से 1935 तक कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलेमन को तथा 1936 में चार्ल्स जेराल्ड को इसे प्राचार्य बनाया। अब इसके कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, जैसे बीवीसी गायतोंडे जी, के हाबर, जगीर सब्रवाल, तैयब मेहता, अकबर पद्मश्री, जतिन दास, मनु पारेख, FN सूजा, HS रजा आदि क्या है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हुए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। फिर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, इसको क्या है, 1857 में मदरसा ए हुनरी नाम से महाराजा राम सिंह जी ने स्थापना की, और डॉक्टर CS वैलेंटाइन को इसका प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया। किसने, राजा राम सिंह ने। फिर 1923 में असित कुमार हल्दर को यहाँ 1 साल के लिए प्राचार्य थे, और 1945 से 66 तक राम गोपाल विजय वर्गीय जी, जो कि राजस्थान के फेमस कलाकार हैं, इन्होंने यहाँ पे प्राचार्य रहे। और आज अब इसका नाम क्या है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर के नाम से भी ये क्या है, जाना जाता है। अगला है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, इसकी भी स्थापना कब, 1875 में हुई। इसके प्रथम जॉन लॉकवुड कपलिंग थे प्रथम प्राचार्य, और 1897 में एंड्रूज, 1903 से 13 में भाई राम सिंह, और 13 से 29 तक हुग लियोनेल हीथ इसके क्या थे, प्राचार्य। इसके बाद 29 में SN गुप्ता जी 29 से 42 तक थे। 47 में मियां मोहम्मद हुसैन जी बने, जब कब, स्वतंत्रता के समय। और BC सन्याल तथा SL पराशर भी यहाँ के क्या थे, इन्होंने शिक्षाएं दी थी। BC सन्याल यानी भावेश चंद्र सन्याल। फिर अगला है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट तिरुअनंतपुरम, तो इसको 1888 में मूलम थिरुनल सर राजा रवि वर्मा, ये रामा वर्मा है, सॉरी, सर रामा वर्मा जी, जो कि त्रावणकोर के महाराज थे, और राजा रवि वर्मा जी भी क्या थे, त्रावणकोर से ही थे, के महाराज थे, इनके द्वारा किया गया। ये एम के नारायणन अय्यर इसके प्रथम अधीक्षक बनाए गए, और 1920 से 30 तक माधवन थुनिथान तथा 40 में TS से सादरी जी को अधीक्षक बनाया गया। ये जितने भी बोल्ड में किए हुए नाम हैं, ये हमारे कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको विशेष रूप से बोल्ड कर दिया है। फिर TS से सादरी तथा रामास्वामी अय्यर, जो त्रावणकोर के क्या थे, ये राजमहल के चित्रकार थे, और वो तैल व व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त थे। क्या है, ऑयल पेंट और सभी बनाने में, यानी पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त थे। इसके बाद के हैबर जी, GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे इस संस्था के विकसित करने में सहयोग दिया था, और के हैबर यानी कृष्णा कंटेगरी हैबर। फिर अगला है हमारा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, इसे सबसे पहले किस रूप में स्थापना की गई, तो इसे स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से 1 नवंबर 1892 को की गई थी, और 1911 में इसके प्रथम प्राचार्य नाथानियल हार्ट, क्या है, नाथानियल हार्ट ने बने, और 1925 में असित कुमार हल्दर जी। इसके बाद 56 में सुधीर रंजन खस्तगी, और 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट को
इसका प्राचार्य बनाया गया। अब अगला है शांति निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। इसकी क्या है, ये एक छोटा विश्वविद्यालय शहर या कस्बा है जो कि कोलकाता के उत्तर में 1921 से 1950 तक था। क्या है, शांति निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट के नाम। इसमें प्रख्यात कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज थे। ये क्या है, यहाँ पे चित्रकार एवं। अब टैगोर जी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। टैगोर जी ने नंदलाल बोस को, ये उस समय कहाँ पर थे, ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में वो थे प्रशिक्षक, यानी कि वहां पे शिक्षक के रूप में थे। इनको बुला के प्राचार्य नियुक्त किया था, कहाँ का, शांति निकेतन का। और नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ कक तथा राम किंकर बैज ने मिलकर यहाँ पे एक कालीबाड़ी की योजना बनाई। किसकी, कालीबाड़ी। और 1946 में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा मध्यकालीन साधु केजी सुब्रमण्यम द्वारा काला सफेद भित्ति चित्र बना के यहाँ के कला भवन को सजाया। यहाँ के कला भवन में क्या है, विनोद बिहारी मुखर्जी का मध्यकालीन साधु बहुत फेमस है, और ब्लैक एंड व्हाइट केजी सुब्रमण्यम ठीक है, जो कि कला भवन में है। फिर देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर में है। इसको क्या है, महाराजा होलकर के द्वारा दान की गई इमारत में दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर जी ने 1927 में इसे निजी कला प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया था। फिर देवलालीकर जी जे स्कूल के छात्र थे, इसलिए इस पर क्या है, इसका प्रभाव था कहाँ का, जे स्कूल के चित्र कला का। और वर्तमान में अभी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर के नाम से जाना जाता है। फिर बनस्थली विद्यापीठ, ये भी बहुत ही फेमस है। इसको प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा जी ने 1937 में चित्रकला विषय की शुरुआत की, जहाँ पे बनस्थली विद्यापीठ में। यहाँ पर आयरिश पद्धति यानी जयपुर फ्रेस्को तथा इटालियन तकनीकी में ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी के जो छुट्टी होती है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ के बाल मंदिर में पीएन चोयल, शैल चोयल तथा सरस्वती मंदिर में गोवर्धन लाल जोशी, जिनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और दिनेश शाह, और कला मंदिर में शैलेंद्र दांडे और विनोद बिहारी मुखर्जी के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। बाल मंदिर में पीएन चोयल और शैल चोयल, सरस्वती मंदिर में गोवर्धन लाल जोशी और दिनेश शाह, कला मंदिर में शैलेंद्र दांडे और विनोद बिहारी मुखर्जी, जिन्हें क्या है, भित्ति चित्र बनाए हैं। और बनस्थली विद्यापीठ आज भी कार्यरत है, और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में चलती है। फिर कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कला विभाग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में खोला गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, उसमें कला विद्यालय विभाग खोला गया, जो अब स्वतंत्र संस्था है। अब क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ से शेखर गुरेरा, गुरेंद्र ओशान, गोगी सरोज पाल, अंबा सान्याल और मीरा मुखर्जी आदि क्या है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया है इन सब ने। अब आ गए हमारे आधुनिक कला यानी पुनर्जागरण कला के प्रमुख प्रणेता लोग, जिसमें राजा रवि वर्मा और ईवी हैवल जी को आज देखेंगे, और अवनींद्रनाथ टैगोर जी को जो हम बंगाल कला पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा जी का जन्म कब हुआ, 29 अप्रैल 1848 में त्रावणकोर के किलीमन्नूर, जो अभी क्या है, केरल में है, वर्तमान के केरल में। ये एक एक पॉइंट वो है, इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, ये सबको। तो 29 अप्रैल 1848 में हुआ त्रावणकोर के किलीमन्नूर नामक स्थान पे, जो अभी वर्तमान में कहाँ, केरल में है। इनके जो मामा थे वो तंजौर शैली के चित्रकार थे, तंजौर शैली के, और जिसका प्रभाव क्या हुआ, राजा रवि वर्मा जी पे भी पड़ा। बाल्यकाल से इनको क्या थी, कला में रुचि थी। बाल्यकाल में उन्होंने रामायण, महाभारत, कालिदास आदि ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, लेकिन संस्कृत समझ न आने के कारण इन्होंने रुचि नहीं रखी। फिर ये जो 14 वर्ष की जब इनकी आयु हुई, तभी ये क्या हो गए, एक सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में उभर गए, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक ही सिद्ध हस्त कलाकार बन गए। और राजा रवि वर्मा का जो है
इनका त्रावणकोर के जो इनके परिवार का त्रावणकोर के राजघराने से विशेष संबंध था, यानी उनके राजघराने से भी इनका संबंध था। फिर दरबारी चित्रकार, जो कि त्रावणकोर में के दरबारी चित्रकार थे आलमगीर नायडू, या फिर कई जगह इनको मिलता है अलागिरी नायडू से इन्होंने कला की प्रशिक्षण प्राप्त किया, कला में प्रशिक्षण लिया। और 1862 में इनको कार्यों को देखते हुए त्रावणकोर के नरेश ने इनको रंगों का डिब्बा क्या किया, पुरस्कार स्वरूप दिया था, भेंट स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप इनको इनके इतने अच्छे कार्य थे कि रंगों का डिब्बा प्रदान किया गया। फिर 1868 में त्रावणकोर के नरेश के आमंत्रण पे आए, क्या नाम था, थियोडोर जॉनसन। ये त्रावणकोर के नरेश जो थे उन्होंने विशेष आमंत्रित किया था इनको तैल चित्रण में, ये सिद्धहस्त थे। अब इनसे मिलने के बाद राजा रवि वर्मा जी, इनको क्या हुआ, इनके चित्रों को देखने के लिए परमिशन मिली, केवल आप चित्रों को देखेंगे इनको। और इनके चित्र को बनाने के देखने से ही इन्होंने क्या तैल चित्रण पद्धति को समझ गया। इतने निपुण कलाकार थे ये कि केवल चित्र को बनाने को देख के ही इन्होंने ऑयल पेंट को समझ लिया कि कैसे बनाएंगे। फिर ये क्या है, आलमगिरी नायडू, यानी आलमगीर नायडू को अपना कला गुरु मानते थे। और ब्रिटिश प्रभाव के कारण ये थियोडोर जॉनसन की कला को देखने के बाद राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक और अनुवर्ती बन गए तथा सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार का चित्र बनाया, जो राजघराने के परिवार थे उनके चित्र बनाए। और तत्कालीन राजाओं तथा ब्रिटिश अधिकारियों के आमंत्रण पर उन्होंने सुंदर छवि व कथा चित्र बनाए। अब क्या हुआ, इतनी प्रसिद्धि हो गई कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी और वहाँ के आसपास के राज्यों के राजा थे, इनको आमंत्रित करके अपना छवि और वो अपने यहाँ चित्रण करवाते थे। तैल माध्यम में ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्वेटिहिल और उदयपुर के महाराजाओं के क्या बनाए इन्होंने, चित्र बनाए। उदयपुर के महाराजाओं के भी चित्र बनाए इन्होंने। इनके चित्रों की मांग इतनी हो गई, यानी इतने ये फेमस हो गए, इतनी इनके चित्रों की मांग हो गई कि ये अपने हाथ से बनाने लगे तो ये अपने पूरे जीवन काल में भी पूर्ण नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, सर माधवराव की सहायता से एक मुंबई के घाटकोपर में 1894 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता से, सर माधवराव की सहायता से 1894 में, और मुंबई के घाटकोपर में अपनी एक लिथोग्राफी प्रेस खोली, लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की क्या की, प्रतिकृतियां छपवा के इन्होंने भेजने या और बेचने शुरू कर दी। इस तरह राजा रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर एवं मुद्रण युग की शुरुआत, क्या है, पहले लिथोग्राफर बन गए और मुद्रण युग की इन्होंने शुरुआत भी की। फिर अब इनके जो क्या है, एक चित्र है, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। चित्र के लिए 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने तत्काल गवर्नर का स्वर्ण पदक पाया था, क्या वह स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद 1880 में पुणे की प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक और 1904 में ब्रिटिश सरकार से केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित हुआ। इसके बाद यहीं से जब केसरी हिंद की उपाधि मिली तो इसके बाद इनका नाम रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा, क्या हुआ, रवि वर्मा से राजा रवि। ये कोई राजा नहीं थे, कहीं के राजा नहीं थे, ये उपाधि के बाद इन्होंने राजा रवि वर्मा कहे जाने लगे। इसके बाद सरबत बजाती हुई तमिल महिला, एक ये भी चित्र है इनका, इसको क्या स्वर्ण पदक मिला था। फिर शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के इन्होंने बहुत कई चित्र बनाए हैं, जिसमें सबसे फेमस है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम, जिसे ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा। ड्यूक ऑफ बकिंघम ने इनके इस चित्र को क्या है, खरीद लिया। और महाराणा प्रताप के सभी एक सुंदर व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाया। इनकी चित्र योजना कैसी, सदैव सुहावनी होती थी, गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे और जामुनी रंगों का प्रयोग तथा चटक रंगों का अभाव पाया गया। क्या ये चटक रंग नहीं, सुहाने रंगों का, अच्छे और सुहाने रंगों का प्रयोग करते थे।
रेखाओं की अपेक्षा इन्हें रंग प्रधान चित्र बनाते थे। इनके चित्रों में रेखाएं कम और रंगों का प्रधानता ज्यादा थी। प्रमुख चित्र और उसके शीर्षक कुछ जैसे उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला के छवि चित्र बनाए इन्होंने। फिर राम द्वारा समुद्र का मानभंग बहुत फेमस है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण जटायु, मत्स्य गंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती। सरस्वती इनका क्या रहा है, विवादित चित्र रहा है, क्योंकि एक वेश्या को सरस्वती के रूप में इन्होंने दिखाया था। फिर श्रृंगार, मेनका, हंस और महिला, महेंद्र, गंगा तथा शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, बाला, प्रस्थान, गरीबी, पक्षीदूत। अब ये क्या है, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, ये भी फेमस है। उदयपुर का किला भी फेमस। साधु और मेनका भी बहुत फेमस चित्र है। सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला दर्पण, भिक्षुणी, ये क्या है, बहुत ही, इसके अलावा भी बहुत सारे चित्र हैं इनके, तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण किए, जो कि इतिहास की घटनाओं है उनको भी चित्रण किया। अब इनके केरल के जो नारियों का चित्रण है उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे टिशियन तथा रूबेन्स के चित्रण में हो। ये दोनों क्या है, वेस्टर्न आर्ट के कलाकार हैं। हम वेस्टर्न यूरोपीय कला को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इन दोनों को, टिशियन और रूबेन्स को भी। फिर इसके बाद देखिए गंगा अवतरण बहुत फेमस है ये। विराट का दरबार और मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए तथा माँ और बच्चा आदि क्या है, जन रुचि के चित्र थे। क्या है, जन रुचि के चित्र। अब ईवी हैवल ने, ईवी हैवल जी ने इन पे एक आरोप लगाया, क्या था कि उनके काव्यात्मकता का आधार था। इनके जो थे वो काव्य से परे चित्र थे। और आनंद कुमार स्वामी जी ने इनके रंग इतने हल्के लगाए गए हैं, यानी ये चटक की जगह हल्के रंगों को प्रयोग करते थे, कि विषय को समझना कठिन हो जाता है। क्या है कि विषय को समझना, और अपनी कला को दरबार एवं हवेलियों से बाहर न ले जा सके। इनके बारे में इन्होंने कहा कि ये अपनी कला को दरबार और हवेलियों तक, यानी कि इनकी कला चित्रों को खरीद के दरबारों और हवेलियों में शोभा बढ़ाई गई, ना कि बाहर ले जा सके। अच्छा, एक बार इनसे किसी खास इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप रंग कैसे लगाते हैं, तो इन्होंने बताया किसी खास रीति से नहीं, यानी कोई उसका कोई फिक्स टेक्निक नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क और अपने हृदय से प्रेरणा से, यानी अपने मस्तिष्क और हृदय की प्रेरणा से लगाते हैं। अब इनके चित्रों को क्या है, जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और उदयपुर के राजमहल तथा मैसूर के सलारगंज संग्रहालय और केरल की हवेलियों में देखे जा सकते हैं। इनके क्या चित्रों के संग्रह हैं। 2 अक्टूबर 1906 को कलाकर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के नृत्य निकट आर टिंग ट्रंगल में इनके दिवंगत, यानी इनकी मृत्यु हो गई, और आधुनिक चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। क्या है, आधुनिक चित्रकला के इतिहास के पितामह कौन कहलाए, राजा रवि वर्मा। और सरस्वती नामक चित्र सबसे विवादित चित्र रहा इनका। इनका क्या है, सबसे विवादित चित्र सरस्वती नामक। और इसके बाद कैलेंडर आर्ट, यानी कैलेंडर कला की शुरुआत भी किसने की, राजा रवि वर्मा। यानी कि जो घरों में हम कैलेंडर जो कर रहे हैं, वो कैलेंडर के रूप में इन्होंने आम जनमानस तक पहुंचने के लिए चित्रों को क्या किया, अपने लिथोग्राफ से, प्रेस से छपवाए, ताकि आम जनमानस को और सस्ते दामों में मिल सके, क्या है, चित्र प्राप्त हो सके। इसलिए इनको कैलेंडर आर्ट की, यानी कैलेंडर कला की शुरुआत का भी प्रणेता माना जाता है। फिर केतन मेहता जी ने इनके ऊपर एक रंग रशिया नामक फिल्म बनाई, जो कि इस फिल्म में अभिनेता कौन थे, रणदीप हुड्डा जी ने राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया। और कलर ऑफ पैशंस
इसी फिल्म का क्या है, ये हिंदी में थी, और कलर ऑफ पैशंस क्या है, इंग्लिश में। इसी फिल्म का अंग्रेजी वर्जन बनाया गया, क्या है, कलर ऑफ पैशंस में। फिर देवी देवताओं के चित्रों को कैलेंडर के रूप में आम जनमानस तक पहुंचाया इन्होंने। कैसे आम जनमानस तक पहुंचाया, कैलेंडर के रूप में। अगले हमारे हैं ईवी हैवल जी। ईवी हैवल जी एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। अच्छा, अंग्रेजी कला समीक्षक होने के बाद भी इन्होंने क्या है, भारतीय कला की समीक्षा को एक विशेष रूप प्रदान की, और इन्होंने भारतीय कलाकारों को क्या किया, अपने मूल वेस्टर्न को, यूरोपीय पद्धति को छोड़ के अपने मूल जो चित्रकला थी उसके लिए प्रेरित किया। 1884 में यह मद्रास तथा 1896 में कलकत्ता कला विद्यालय में शिक्षक और प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया, और 1908 में पहला ग्रंथ भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला क्या था, इनका एक किताब पुस्तक थी, तथा कुछ समय बाद दूसरी पुस्तक भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला के आदर्श के नाम से प्रकाशित किया था। फिर 1912 में भारतीय भवन निर्माण कला और उसके मनोविज्ञान तथा संरचना और इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। क्या है, भारतीय भवन निर्माण, उसका मनोविज्ञान, संरचना और इतिहास, ये क्या है, इस नाम से एक पुस्तक को प्रकाशित किया। इसके बाद फिर भारतीय कला के इतिहास को पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने पूरा अध्ययन किया। इसके बाद 1920 में हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, और उसके 4 वर्ष बाद भारतीय कला में हिमालय को प्रकाशित किया। भारतीय कला में हिमालय, पहली एक पुस्तक क्या है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, और दूसरी भारतीय कला में हिमालय। ये क्या थे, कला समीक्षक या कला इतिहासकार थे, इसलिए इनकी क्या है, पुस्तकें बहुत हैं। फिर 1905 में एक और पवित्र नगर बनारस नामक पुस्तक, तथा 1918 में भारत में आर्यों का शासन नाम के 2 ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा था। ये अंग्रेज होने के बावजूद भी क्या है, भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव को त्यागने को कहा है। कहा कि पश्चिम कला को छोड़ के ये क्या करें, अपनी भारतीय चित्रकला को करें। और इन्होंने ही अवनी बाबू को प्रेरित किया कि वो अच्छे से इंस्टीट्यूशनल रूप में इस कला, अपनी कला को क्या करें, वास्तु शैली जो थी बंगाल की, उसको अच्छे से फैलाएं और सबको प्रेरित, प्रशिक्षित करें। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा जो कि आधुनिक चित्रकला और पुनर्जागरण चित्रकला से थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।